सो गाइस यार वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइक्स फैमिली के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 13 का। और गाइस यार ये फाइनल एपिसोड होने वाला है इस सीजन का। सो बस वीडियो शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक और हाइप जरूर से कर देना। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि फियोना ने विलर को बहुत जोर से पंच मारा था, जिससे फियोना का हाथ भी डिसलोकेट हो जाता है। अब विलर ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है। फिर हमें बताते हैं कि ह्यूमन को 100% पावर उनके अंदर के दिमाग से मिलता है, और जब ये एक्टिवेट होता है तो वो खुद की मसल्स को भी चोट लग सकती है, जैसे अभी फियोना के साथ हो रहा है। अभी के लिए फियोना के पावर उसके अंदर के दिमाग से आ रही है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। इसके बाद फियोना दोबारा से उसकी तरफ आगे बढ़ती है और कहती है, तुम बहुत कमजोर हो, तुम मरने से डरते हो, तुम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन मैं नहीं डरती, मुझे उस आदमी पर पूरा भरोसा है और मैं हमेशा ही उसके बारे में सोचती रहती हूँ और सिर्फ उसके बारे में ही, और इसी वजह से मैं स्ट्रांग हूँ, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा सकते। और ये सुनकर विलर कहता है क्या बकवास है। और तभी फियोना उसे दोबारा से जोरदार किक मारती है, जिससे विलर का दूसरा हाथ भी टूट जाता है और साथ ही में फियोना का पैर भी डिसलोकेट हो जाता है। विलर सोचता है इसके हाथ और पैर दोनों ही डिसलोकेट हो गए हैं, तो अगर मैं इसे दूरी बना लूं तो ये मुझ पर दोबारा से अटैक नहीं कर पाएगी। लेकिन फियोना अपने टूटे हुए हाथ से उसे जोरदार मुक्का मारती है, जिससे विलर बहुत बुरी तरीके से गिरता है और बेहोश हो जाता है। लेकिन ये देखकर फियोना बिल्कुल भी नहीं रुकती, वो दोबारा से उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन ट्विलाइट अपना मास्क उतार कर उसे रुकने के लिए कहता है। वो कहता है तुम्हें उसे मारने की जरूरत नहीं है और खुद भी मरने की जरूरत नहीं है। फियोना उसे देखकर हैरान होती है। वो कहती है क्या तुम ठीक हो, और जल्दी से उसके पास जाने लगती है। लेकिन उसके पैर डिसलोकेट होने की वजह से वो वहीं पे गिर जाती है। ट्विलाइट कहता है तुमसे तो अच्छी हालत में हूँ मैं। इसके बाद वो विलर को बांध देते हैं। ट्विलाइट कहता है अगर ये एक बार जेल चला गया तो इससे हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, लेकिन ये काम हेडक्वार्टर पर ही छोड़ देते हैं। फियोना कहती है बिलीव करना मुश्किल है, इसके जैसा आदमी तुम्हें हरा सकता है। लेकिन तभी फियोना शर्माते हुए सोचने लगती है आखिर वो कितनी देर से उठा हुआ था, कहीं उसने मेरी विलर से कही हुई बातें तो नहीं सुन ली। ये सोचकर ही फियोना उसे गुस्से में देखने लगती है और सोचती है मुझे देखना पड़ेगा, इसने मेरी बातें तो नहीं सुनी, अगर इसने सुनी है तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर ट्विलाइट उसे देखकर डर जाता है और सोचता है लगता है नाइटफॉल मुझसे ज्यादा ही गुस्सा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया होता है। लेकिन ट्विलाइट उसे शांत करने के लिए कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, तुमने उस दिन कहा था मैं मिशन के लिए ज्यादा ही आगे बढ़ जाता हूँ। और फिर हमें पता चलता है कि ट्विलाइट ने कुछ भी नहीं सुना था। और फिर फियोना सोचती है सही कहा, तुम हमेशा मिशन के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हो। लेकिन फियोना कहती है तुम्हें ये हाथ पर चोट कैसे लगी। ट्विलाइट कहता है जब मैं यूरी से लड़ रहा था तब मुझे ये चोट लगी। फियोना कहती है तो क्या तुमने उससे खत्म कर दिया। ट्विलाइट कहता है योर ने मुझसे शादी करने में बस एक ही कंडीशन रखी थी कि वो अपने भाई को खुश देखना चाहती है। अगर उसने उसे खो दिया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, जिससे हमारा मिशन भी खतरे में आ सकता है। और ये सुनकर फियोना सोचती है जब भी मैं उसे यूरी का सवाल पूछती हूँ वो हमेशा मिशन का बहाना बना देता है। लेकिन उसकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस बात को मिशन से जोड़ देना बहुत ही गंदी चाल थी। ट्विलाइट इस पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। ट्विलाइट कहता है हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा वरना सीक्रेट पुलिस वाले हमें जल्दी ढूंढ लेंगे। लेकिन तभी उनके पीछे कैप्टन आ जाता है और ये देखकर ट्विलाइट शॉक हो जाता है। लेकिन ये उनका ही एजेंट होता है जिसने अपने बेस को बदला हुआ था। वो चिल्लाकर कहता है बातों के लिए बहुत ही खतरनाक जगह है, जल्दी चलो यहाँ से। ट्विलाइट उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। वो उसे विलर को उठाने के लिए कहता है और वो खुद फियोना को उठा लेता है। फियोना ये देखकर बहुत ज्यादा शर्माती है और कहती है मैं ठीक हूँ, मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ। और ट्विलाइट कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, वो हमें आसानी से पकड़ लेंगे, तुम हमेशा मिशन के चक्कर में आगे निकल जाती हो। फियोना कहती है बताओ कह भी कौन रहा है। फिर एजेंट कहता है तुम दोनों ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हो। लेकिन फिर फियोना सोचती है मैं ये और नहीं देख सकती, जल्दी से मुझे नीचे उतारो, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा और मैं सच में ट्विलाइट की बाहों में आ जाऊंगी। इसके बाद वो लोग गटर से छुपते हुए निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। दूसरा एजेंट कहता है हमारी किस्मत अच्छी थी जो यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं लगी है, उन लोगों ने किसी वजह से इसमें पुलिस को इन्वॉल्व नहीं किया। ट्विलाइट कहता है लेकिन विलर को पकड़ के हमने वेस्ट को अभी के लिए प्रोटेक्ट कर लिया है। तभी हमें पता चलता है कि फियोना को अब पूरी तरीके से होश आने के बाद अब उसे दर्द होने लगा है। अब एजेंट कहता है हाँ, लेकिन सुनने में आया है कि हमारा खबरी भी पकड़ा गया है। दूसरा एजेंट कहता है ये हमारे लिए फेयर नहीं है। तभी पहला एजेंट ट्विलाइट से कहता है आज के लिए बहुत हुआ, चलो जाकर कहीं पर ड्रिंक करते हैं। ये सुनकर ट्विलाइट शॉक हो जाता है और कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैं इमरजेंसी के लिए यहाँ आया था, अगर मैं जल्दी घर नहीं गया तो गड़बड़
हो जाएगी। एजेंट कहता है हमेशा की तरह वो फैमिली मैन वाली बातें, आखिर कभी तो फैमिली मैन से बाहर आओ। टॉयलेट कहता है लेकिन मैं फैमिली मैन होना ही मेरा मिशन है और स्पेशली आज के लिए। एजेंट पूछता है तो क्या तुम दोनों को झगड़ा हुआ था? ये सुनकर फियोना बहुत ज्यादा खुश होती है। टॉयलेट कहता है मुझे नहीं पता इस फाइट को फाइट कहना भी चाहिए या नहीं, लेकिन ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे उसकी फीलिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है। फिर एजेंट कहता है तो ये सब महान टॉयलेट के साथ भी होता है। फिर फियोना सोचती है तो क्या ये मेरा चांस है वाइफ का रोल करने का? वो कहती है फिर तो हमारा मिशन खतरे में आ रहा है, मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। वो सोचती है मदद करने के बहाने बात को वो आगे बढ़ा देगी और फिर वो उसकी वाइफ बन जाएगी। ये सुनकर ट्वाइलाइट और एजेंट कहते हैं तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके बाद लॉयड वापस से अपने घर आ जाता है और वो सोचता है आज का दिन बहुत ज्यादा लंबा था, ये देखकर ऐसा लग रहा है मैं बहुत सालों बाद घर आया हूँ। लॉयड दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सोचता है मुझे योर के गुस्से का रीजन पता करके उसे शांत करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो अंदर जाता है योर खुशी से उसका स्वागत करती है। ये देखकर लॉयड हैरान हो जाता है और अचानक से थकान की वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। योर उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? ट्वाइलाइट परेशान होकर सोचता है लगता है मैं मिशन के लिए ज्यादा ही आगे बढ़ जाता हूँ, मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा, पता नहीं इसकी स्माइल के पीछे कौन सी नफरत छुपी हो। योर उससे पूछती है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? लॉयड कहता है इमरजेंसी में आज एक रेसलर आ गया था इसलिए मेरी ऐसी हालत हो गई है। लॉयड योर से आने के बारे में पूछता है। योर कहती है वो तो आते ही थक कर सो गई। फिर योर कहती है तुम तो बहुत थक गए हो, तुम्हें भी सो जाना चाहिए। लेकिन लॉयड कहता है उससे पहले मैं तुम्हारी सुबह वाली बात सुनना चाहता हूँ और अचानक जाने के लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये सुनकर योर कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। वो तो मैंने फ्रेंड्स की कंप्लेंट सुनी कि उनके हस्बैंड्स के बारे में, इसलिए मुझे लगा कंप्लेंट करना बहुत नॉर्मल होता है और ये नॉर्मल कपल होने की निशानी होती है, इसलिए मैं वो सब कह रही थी। ये सुनकर लॉयड को बुरी तरीके से चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं पे गिर जाता है। वो सोचता है मेरे पास अब और ताकत नहीं बची है कुछ सुनने समझने और कहने की। योर परेशान होकर कहती है क्या एम्बुलेंस को कॉल करूं? उससे कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बस तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो, तुम आज का और कल का सारा घर का काम संभाल लेना। ये सुनकर योर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे खुश देखकर लॉयड पूछता है तुम इतनी खुश क्यों हो? योर कहती है मुझे लगता है असल में मैं जो चाहती थी वो कंप्लेंट नहीं थी, बल्कि मैं तुम्हारे काम आना चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम हर काम में अच्छे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ जब तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँ, इसलिए हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश मत किया करो, इसलिए तुम्हारी हेल्प मांगने पर मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर लॉयड उसे थैंक यू बोलता है और कहता है ये सुनकर ही मुझे अच्छा लगा, लेकिन वो सोचता है मैं जिस दुनिया में रहता हूँ वहाँ सिर्फ परफेक्ट लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। विलर को देखकर मुझे मेरी कमजोरियों का एहसास हो गया है। इसके बाद वहाँ यूरी आ जाता है। योर उसे देखकर कहती है तो तुम्हें भी चोट लगी है, आखिर ये हो गया रहा है? यूरी कहता है तुम्हें भी, तुम्हारा क्या मतलब है? फिर यूरी लॉयड को घूर कर देखता है। लॉयड कहता है मेरी ऐसी हालत तो रेसलर की वजह से हुई है। इसके बाद लॉयड चाय बनाने लगता है और उसे अपने हाथ उठाने में प्रॉब्लम होती है। ये चीज यूरी देख लेता है और सोचता है इसी हाथ में तो मैंने ट्वाइलाइट को भी गोली मारी थी। तभी वो उस पर शक करने लगता है और जाकर उसके हाथ को अच्छे से देखता है, लेकिन उसे कोई भी चोट के निशान नहीं मिलते। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। योर उससे पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो? यूरी कहता है मैं बस आग से बचाने के लिए उसकी स्लीव्स को ऊपर कर रहा था। यूरी सोचता है वो ये नहीं हो सकता, मेरे जैसे दिखने के लिए उसे मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद योर यूरी को जाने के लिए कहती है क्योंकि लॉयड बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। योर लॉयड से कहती है कि तुम्हें शावर लेकर रेस्ट करना चाहिए। ये देखकर लॉयड भी बहुत ज्यादा खुश होता है। लॉयड के नहाते वक्त हमें पता चलता है कि लॉयड को इस बात का पहले ही अंदाजा था, इसलिए उसने पहले से एक पट्टी अपने हाथ पर बांध ली थी जो स्किन की तरह होती है। लॉयड सोचता है कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया था। ये सोचकर लॉयड बहुत परेशान होता है। जैसे ही वो नहाकर बाहर आता है उसे जलने की बदबू आती है और धुआं दिखाई देता है। वो सोचता है कहीं यूरी वापस तो नहीं आ गया, लेकिन जब वो जाकर देखता है तो योर गलती से उसकी शर्ट आयरन करते वक्त जला देती है। ये देखकर लॉयड सोचता है मैं ये सब देखकर थक चुका हूँ, लगता है मुझे आराम ही करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि फियोना हॉस्पिटल में एडमिट होती है क्योंकि उसके हाथ और पैर दोनों पूरी तरीके से टूटे हुए होते हैं और हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए डायरेक्टर आ जाते हैं। ये फियोना से उसका हालचाल पूछता है और कहता है मैंने सुना कि तुम सीढ़ियों से गिर गई थी, और ये कहते हैं कि भले ही तुम दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ क्यों ना हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा ही प्यारी हो। ये सुनकर ही फियोना उसके मुंह पर बोल देती है मैं तो ठीक हूँ, तुम बस यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर डायरेक्टर का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए VIP रूम बुक किया है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। फियोना कहती है अच्छा ठीक है थैंक यू, अब निकलो यहाँ से। और फिर से डायरेक्टर का मुंह उतर जाता है। तभी पीछे से एक नर्स आ जाती है जो डायरेक्टर को यहाँ से जाने के लिए कहती है और धक्के मार के उसे बाहर निकाल देती है। पर डायरेक्टर कहता है मुझे याद आ गया, मैं तो यहाँ
तुम्हें ये देने के लिए आया था। इसके बाद डायरेक्टर उसे वो VIP फाइल देता है और कहता है इसमें VIP पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है जिन्हें डॉक्टर फॉर्जर देख रहे हैं, इसलिए ये फाइल उन्हें दे देना। फियोना कहती है तुम भी तो उसे डायरेक्टली दे सकते हो ना, मुझे क्यों दे रहे हो। ये सुनकर डायरेक्टर सोचता है मुझे उस आदमी से बात करने में चिढ़ मचती है और साथ में मुझे इससे मिलने का बहाना भी तो चाहिए, लेकिन वो कहता है आज वो छुट्टी पर है इसलिए ये फाइल मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसके बाद नर्स उसे बाहर धक्के मार के निकाल देती है और कहती है ये कोई बहाना नहीं होता एक मरीज को परेशान करने का, और डायरेक्टर भी वहाँ से रोते हुए चला जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये नर्स और कोई नहीं बल्कि सिल्विया है। फियोना उससे पूछती है तुम आखिर यहाँ कर क्या रही हो। सिल्विया कहती है ये कोई तरीका होता है अपने बड़ों से ऐसे बात करने का जो कि तुम्हें देखने के लिए आया हो। सिल्विया उससे पूछती है यहाँ पर कोई माइक वगैरह तो नहीं है। फियोना कहती है मैंने चेक कर लिया है और मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद सिल्विया वो VIP फाइल देखने लगती है और कहती है लगता है हमारा हॉस्पिटल वाला मिशन बिल्कुल सही चल रहा है। फियोना कहती है अगर तुम्हें यहाँ कोई काम धंधा नहीं है तो यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर सिल्विया चिढ़ जाती है और उससे मुक्का मारने की कोशिश करती है। वो गुस्से में कहती है मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जगह पर काम कर रही हूँ, तुम्हें पता भी है हमारे पास ऐसे काम करने के लिए और लोग नहीं है। फियोना ये सुनकर कहती है मुझे दर्द हो रहा है, अब अभी रुक जाओ वरना मैं नर्स को बुला लूंगी। सिल्विया खुश होते हुए कहती है और साथ में ये यूनिफॉर्म भी पहनना चाहती थी। ये सुनकर फियोना कहती है प्लीज सीरियस होके काम करो। इसके बाद सिल्विया उसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट देती है और कहती है तुम्हारी बहुत सी हड्डियां टूट चुकी है बट वो बिल्कुल साफ तरीके से टूटी है, मतलब ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सिल्विया कहती है वैसे तो ये अच्छी बात है, तुम डिस्चार्ज होकर सीधा काम पर आ सकती हो। फियोना सोचती है योर से सीधा बदला लेने के लिए जो मैंने ट्रेनिंग की थी क्या उसकी वजह से मुझे ये इंजरी आई है। सिल्विया उसे परेशान देखकर कहती है तुमने विलर को पकड़ के बहुत अच्छा काम किया, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी ड्यूटी थी पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी था। सिल्विया प्यार से उसके सर पर हाथ रख के कहती है बस मिशन के लिए ज्यादा आगे मत बढ़ जाया करो, मेरी जूनियर होने के नाते मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। ये सुनकर फियोना काफी ज्यादा शॉक होती है, लेकिन इसके बाद वो कहती है तुम मेरी चिंता इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं तुम्हारा काम परफेक्टली करती हूँ। सिल्विया कहती है हाँ मतलब मैं इस बात से इनकार तो नहीं कर सकती। और इसके बाद वो कहती है अपने आप को आगे बढ़ाते रहो, बस ज्यादा आगे मत बढ़ जाना, ना ही खुद के लिए और ना ही उसके लिए। असल में सिल्विया यहाँ पे ट्वाइलाइट की बात कर रही होती है। जैसे ही फियोना को ये बात समझ में आता है वो शर्म से लाल हो जाती है। वो सोचती है कि सिल्विया को इस बारे में कैसे पता चला। इसके बाद हम आन्या के घर पर आते हैं जहाँ आन्या योर का खाना देखकर शॉक होती है। वो कहती है ये तो हो ही नहीं सकता, मॉम की कुकिंग बेटर हो गई, बट थोड़ी सी, मतलब ये चीज आन्या के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होती है। ये सुनकर योर कहती है तो सुबह जल्दी उठकर रेसिपी बुक से खाना बनाना काफी वर्थ इट था। लॉर्ड कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो सोचता है इसे तो मुझसे भी ज्यादा चोट आई है, आखिर इसकी ये हालत हुई कैसे। योर ये सुनकर कहती है कोई बात नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि आज के दिन तुम रेस्ट करो। ये सुनकर लॉयड योर को थैंक यू कहता है और सोचता है मुझे कल की सारी चोटों से जल्दी ठीक होना पड़ेगा। ये बात आन्या अपने माइंड में सुन लेती है और वो सोचती है तो क्या पापा कल स्पाई बैटल पर लड़ रहे थे पर इससे इन्हें चोट भी लग गई। तो फिर वो कहती है क्या हमें बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए। लॉयड कहता है आज मुझे अपने रूम में ही रेस्ट करना है और साथ ही जो फाइल्स का ढेर लगाए उसका काम भी मुझे ही करना है। योर आन्या से कहती है मैं तुम्हारे साथ खेल लेती हूँ। लॉयड कहता है अगर तुम्हें होमवर्क में मेरी कोई मदद चाहिए तो मुझसे पूछ लेना। ये सुनकर आन्या अजीब सा चेहरा बना लेती है और कहती है आप जाओ और रेस्ट ही करो। इसके बाद आन्या एनिमल्स की ड्राइंग बना रही होती है। योर आन्या से पूछती है क्या तुम्हें कल जू में मजा आया। ये सुनकर आन्या बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है मुझे कल बहुत ज्यादा मजा आया। योर आन्या से कहती है क्या तुमने अपना बैग साफ किया और याद से रुमाल को लॉन्ड्री में डाल देना। ये सुनकर आन्या जल्दी से जाती है और अपना बैग ले आती है और बैग में से अपने लाइन का सॉफ्ट टॉय निकालती है। ये देखकर योर बहुत खुश होती है। आन्या कहती है मैंने पहली बार शेर देखा, ये जंगल का राजा होता है, ये बहुत ही ज्यादा कूल है ना। लेकिन ये देखकर बॉन्ड पूरी तरीके से जल जाता है और अपने बालों को शेर की तरह बनाने की कोशिश करता है। बॉन्ड को देखकर आन्या बहुत खुश होती है और कहती है बॉन्ड तो जानवरों का राजा लग रहा है। आन्या कहती है तो क्या आप तुम एलिफेंट भी बन सकते हो, एलिफेंट की नाक बहुत लंबी होती है। ये सुनकर बॉन्ड बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है और अपनी नाक को बड़ा करने की कोशिश करता है जिसके लिए वो जोर लगाता है। वो इतना जोर लगाता है कि उसकी नाक बह जाती है। इसके बाद आन्या उसे जिराफ की फोटो दिखाती है और कहती है तुम ये भी बन सकते हो क्या, जिनकी गर्दन बिल्कुल लंबी होती है। बॉन्ड भी जिराफ बनने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर योर आन्या को ऐसा कहने से मना करती है। वो कहती है इससे बॉन्ड को चोट लग सकती है। लेकिन तभी योर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहती है हम इसके पैर और गर्दन को पानी से गीला कर देते हैं जिससे जिराफ जैसा पतला दिखने लगेगा। इसके बाद वो लोग बॉन्ड के पैर और उसकी गर्दन को पानी से भिगा देते हैं। आन्या उसे देखकर हैरान होती है और कहती है ये तो पहाड़ी बकरे जैसा लग रहा है, जिसे देखकर योर बॉन्ड से सॉरी बोलती है और दोबारा से उसके बालों को वैसे ही कॉम्ब कर देती है। योर बॉन्ड को ब्रश करते हुए कहती है तुम जैसे हो वैसे ही ठीक लगते हो। आन्या उसे देखकर कहती है ये तो बहुत खुश लग रहा है। योर कहती है अब इसके बाल पहले जैसे चमक रहे हैं। ये देखकर आन्या कहती है मुझे भी चमकना है। इसके बाद योर उसके बालों को ब्रश करने लगती है। आन्या खुश होकर पूछती है तो क्या अब मैं भी चमक रही हूँ। योर कहती है बिल्कुल, तुम भी बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। तभी वहाँ फ्रैंकी आ जाता है।
वो कहता है ये लो लॉयड, जो तुमने सामान मंगवाया था वो मैं लेके आ गया हूँ। आन्या उसे अपने बाल दिखाती है और कहती है देखो मैं कितनी चमक रही हूँ। जो और फ्रैंकी को हेलो बोलती है और फ्रैंकी कहता है लॉयड ने तो मुझे अपना डिलीवरी बॉय समझ रखा है, जब देखो सामान ही मंगवाता रहता है। तभी आन्या यॉर्ज से कहती है चलो इसके बाल भी चमका देते हैं। फ्रैंकी ये सुनकर डर जाता है और वो कहता है आखिर तुम करने की क्या सोच रहे हो। यॉर्ज कहती है ऐसा नहीं कर सकते, बिना फ्रैंकी के इन बालों के कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। फ्रैंकी कहता है तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसके बाद आन्या उसके बाल चमकाने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है और अपना ये मिशन शुरू कर देती है। फ्रैंकी कहता है अगर मुझे कोई पहचान नहीं पाया तो मैं ऐसे बाल बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। वो बॉन्ड से चिल्लाकर कहता है ओए डॉगी, तूने भी मुझे धोखा दे दिया, तो मेरी साइड था ना। लॉयड ये सारी आवाजें सुनकर अपने रूम से बाहर आता है और ये सब तमाशा देखकर वो दोबारा अपने रूम में ही चला जाता है। इसके बाद हमें आन्या का सपना देखने को मिलता है जिसमें आन्या बहुत ही क्यूट तरीकों से बॉन्ड के साथ खेल रही होती है। और इसी के साथ यहाँ पे जो है एपिसोड खत्म हो जाता है और इसी के साथ सीजन 3 भी खत्म हो जाता है। सो गाइस यार यही था सीजन 3 का लास्ट एपिसोड नंबर 13। आपको ये वाला सीरीज कैसा लगा नीचे कमेंट में आप बता सकते हो। बाकी आप इसके अलावा और कौन कौन से नए एनिमे की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और हाइप कर देना। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कर लो सब्सक्राइब।